हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लाल रेवोल्यूशन का रंग है, मैंने पहन लिया है और उजैर ने ओढ़ लिया है। लाल मेरे दिल का हाल है, लाल लाल लगते हुए उजैर हमारे साथ आ चुके हैं। क्या हुआ उजैर, क्यों इतने ऑरेंज हैं आप? भाई लाल इसलिए है क्योंकि आपकी जो किताब का जबरदस्त खूबसूरत सा कवर है वो भी लाल है, तो उस खुशी में किताब की साइनिंग्स चल रही हैं, बुक सेल्स हो रही हैं, लिफाफे आ रहे हैं। मेरा तो ग्रीन है, आपका वाला लाल है ना, तो वो भी दिखाए ना जरा। वो किसी ने बड़ी अच्छी तस्वीर पोस्ट की थी, दोनों किताबें साथ रख के, हाँ हाँ। माहिर मईशत और सीनियर तारीखदान। तो हाय हाय हाय। आज आपके साथ मौजूद है माहिर मईशत और सीनियर तारीखदान। देखें यार, इंटेलेक्चुअल लेवल पाकिस्तान का ये हो गया है कि हम दोनों एक्सपर्ट्स हो गए। उधर हमने एक हफ्ता छुट्टी क्या मारी, दुनिया बदल गई। तो पहले तो जरा लास्ट वीक सऊदी इन आउडी पाकिस्तान के मायनाज एक्सपर्ट आफ्ताब इकबाल ने बोला है कि चूरन आपको दिया जा रहा है। असल में तो सऊदी पाकिस्तान कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है पाकिस्तान की तारीख में जो हमारी फॉरेन रिलेशंस विक्ट्रीज है उसमें सुनहरे लफ्जों से ये डील लिखी जाएगी। आपकी क्या राय है? आई थिंक ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है पूरे वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट रीजन के लिए। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट इसलिए कि अगेन अगर हम तारीख दान आप हैं, लेकिन मैं तारीख का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दूं, पस मंज़र दूं लोगों को। तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की रिलेशनशिप ऑब्वियसली बहुत गहरी और बहुत पुरानी है। लेकिन उसमें तो तीन जो बड़े इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आए इस रिलेशनशिप में, अगर मोटी मोटी बात की जाए, तो पहला इन्फ्लेक्शन पॉइंट था कि जब ईरान में रेवोल्यूशन होता है और एक रेवोल्यूशनरी पावर अंडर khomeini जो है वो उभर के सामने आता है। तो एक शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट आपको उभरता हुआ रीजन में नज़र आता है। उस पर बड़ी अच्छी किताब वली नसर ने लिखी है, आप जाके उसे पढ़ें अगर आपने पूरा पर्सपेक्टिव लेना है उसका, और उसका पाकिस्तान पे इम्पैक्ट होता है। वो कोलाइड करता है विद द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, जिस पे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की बिलखुसूस एक बड़ी गहरी सिक्योरिटी पार्टनरशिप उभर के आती है, बोथ इन टर्म्स ऑफ ईरान एंड शिया रेवोल्यूशनरी पावर दैट वाज ईरान एट दैट टाइम, एंड द कम्युनिस्ट सोवियत इन्वेजन कमिंग इनटू अफगानिस्तान। उस पे अफगानिस्तान फाइल की किताब भी मौजूद है फ्रॉम द सऊदी पर्सपेक्टिव, अगर कोई पढ़ना चाहे और समझना चाहे उस एरा को। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 90s में, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगे होते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो कैश स्ट्रैप्ड होती है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना होता है। तो वही सिक्योरिटी कोऑपरेशन फाइनेंसिंग देती है पाकिस्तान को इन मैनी वेज टू कंटिन्यू द न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कल्मिनेट करता है इनटू पाकिस्तान बिकमिंग अ न्यूक्लियर पावर। तो ये पहला एरा हम कह सकते हैं। दूसरा एरा पोस्ट 9/11 शुरू होता है, और वॉर ऑन टेरर के बाद के शुरू होने के बाद पाकिस्तान सऊदी कोऑपरेशन बढ़ती जाती है, बिलखुसूस क्योंकि अलकायदा और ये जो दूसरी जिहादी तंजीमें थीं, इन्हें डिसमेंटल करना होता है, क्योंकि पुराना ताल्लुक इन्हीं दो ममालिक का था इस पूरी चीज़ को क्रिएट करने में। तो अब डिसमेंटलिंग में भी एक साथ वो काम करते हैं, अगेन विद अमेरिकन सपोर्ट। और ये प्रोसेस चलता रहता है थ्रू द पीक ऑफ द वॉर ऑन टेरर, जो पाकिस्तान के लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो मेजर नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान और स्वात के ऑपरेशंस हुए, वहाँ तक ये बात चलती है। तीसरा जो एरा था वो पिछले 10-15 साल में जो है वो थोड़ी सी दूरी का हम कह सकते हैं उभरना शुरू हुई, ड्रिवन बाय द यमन एक्सपीरियंस, जहां सऊदी की एक्सपेक्टेशन थी कि इतना गहरा ताल्लुक, इतना सपोर्ट के बावजूद पाकिस्तान ने यमन में सऊदी अरब का साथ नहीं दिया, द फेमस पार्लियामेंट वोट एसेट्रा। और वहाँ से उन्होंने थोड़ी सी दूरी अपनाना शुरू की, प्लस सऊदी का ऑपरेशन मॉडल थोड़ा सा चेंज हुआ, और पाकिस्तान जो है वो पुरानी दुनिया में उस ज़माने में फंसा रहा कि बेल आउट दे दें, 1 अरब डॉलर दे दें, 2 अरब डॉलर दे दें। सो दे गॉट अ बिट टायर्ड ऑफ पाकिस्तान अंटिल 2025 हम कह सकते हैं। रिलेशनशिप स्ट्रांग थी बट थोड़ी सी उसमें कशमकश थी। ये जो अब दरवाज़ा खुला इस डिफेंस पैक्ट का, आई थिंक इसकी दो बड़ी इवेंट्स हैं फ्रॉम द सऊदी पर्सपेक्टिव। इसराइल की जो स्ट्राइक थी दोहा में, उसने पूरे के पूरे रीजन को हिला दिया, और मैं समझता हूँ कि विदाउट दैट स्ट्राइक ये डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होना था। नंबर एक। नंबर दो, उससे पहले पाकिस्तान साइड पे जो भारत के साथ झड़पें हुई,
उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री परफॉर्मेंस, बिलखुसूस उसकी फ़िज़ाइया की परफॉर्मेंस ने भी रिकैलिब्रेट या रीअसेस करने पे मजबूर किया रीजन को और दुनिया को, पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को। और ये बात अगेन फॉर कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है जानना कि अगर आप पिछले 4-5 जो है बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स देखें 5 सालों में, अज़रबैजान आर्मीनिया, रशिया यूक्रेन, इसराइल ईरान, या इसराइल वर्सेस 10 अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कोर चीज़ दुनिया ने नोटिस की है और जो हमने देखी है वो ये कि अपने आसमानों का दिफा करना जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी मुल्क के लिए। यूक्रेन रशिया की जंग में आसमानों का दिफा बड़ा मुश्किल है। आप देखते हैं कि यूक्रेनियन ड्रोन्स अटैक करते हैं रशियन रिफाइनरीज को, रशिया अटैक करता है कीव को। इसराइल ने तो पूरे रीजन में बमबारी की, दोहा तक पे बमबारी की, दे रूल द स्काईज। अज़रबैजान आर्मीनिया में बड़ी एडवांसमेंट्स हुई विद टर्किश ड्रोन्स, पाकिस्तानी सपोर्ट एक्सेट्रा, आपने वहाँ देखी। और भारत पाकिस्तान के उसमें पाकिस्तान ने अपने जो है आसमानों का दिफा बड़ी ज़बरदस्त तरीके से किया, बल्कि दूसरे ऑपोजिशन को नुकसान भी पहुंचाया। तो जब आप खत्ते में देखते हैं कि एक पावर है जो कि कैपेबिलिटी पोजेस करता है आसमानों का दिफा करने में, और उसके पास ओवरऑल मिलिट्री कैपेबिलिटी है, एक ऐसे वक्त पे जहां जो पावरफुल मिलिट्रीज हैं वो जो करना चाहती हैं वो करती हैं अपने दुश्मनों के साथ या अपने हरीफ के साथ। तो इन दो चीज़ों ने ये दरवाज़ा खोला। एंड आई थिंक ये बात यहाँ नहीं रुकेगी, आप देखेंगे कि बड़ी गहरी रिलेशनशिप होगी, बल्कि इनफैक्ट अरब न्यूज़ में जो सऊदी मीडिया अटैशे हैं, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त ऑपेड भी लिखा था राइट आफ्टर दिस एग्रीमेंट द नेक्स्ट डे, और उस पर उन्होंने डिफेंस कोऑपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और चीज़ों की बात की है। तो या आई थिंक दिस एंकर्स पाकिस्तान इन द मिडल ईस्ट एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एंड इट्स अ मेजर मेजर डेवलपमेंट। इसमें मुझे तो लगता है स्ट्रेटेजिकली किया गया है। आपकी क्या राय है कि पहले ख्वाजा आसिफ ने न्यूक्लियर की बात की, फिर बोला नहीं नहीं न्यूक्लियर तो नहीं है। तो ये जो एक कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है, ऑब्वियसली जो डील, जो अग्रीमेंट है, वो तो आपकी और मेरी नजर से नहीं गुजरेगा, शायद कभी ना गुजरे। बट डेफिनेटली न्यूक्लियर ऑन द टेबल, प्रॉब्लली न्यूक्लियर ऑन द टेबल। व्हाट्स योर टेक? आई थिंक वो जो एक्सटेंडेड डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है, मैं नहीं समझता अभी वो ऑन द टेबल है। क्योंकि देखें अगेन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि पिछले 10 सालों में जो थ्रेशोल्ड है जंग का, न्यूक्लियर अम्ब्रेला से नीचे जंग का, वो बढ़ता रहा है। रशिया यूक्रेन आप देख लें, न्यूक्लियर पावर है, पुतिन ने बार बार धमकाया मैं न्यूक्लियर इस्तेमाल करूंगा, लेकिन नहीं हुए, और इनफैक्ट उनकी टेरिटरी पे हमले भी होते रहे। अब आके नेटो वार्न कर रहा है कि पोलैंड के ऊपर ड्रोन्स ना उड़ाओ वरना आर्टिकल 5 लगेगा। तो वो जो थ्रेशोल्ड है वो बड़ा है, इवन पाकिस्तान भारत की जंग में वो थ्रेशोल्ड बड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि इनिशियल मूव जो होगी वो कन्वेंशनल डोमेन में होगी। और उस कन्वेंशनल डोमेन की जो दो इनिशियल ट्रेलर्स हम जो देख चुके हैं या स्टेटमेंट्स देख चुके हैं, वो ये है कि पाकिस्तान रॉकेट फोर्स में अपनी इन्वेस्ट कर रहा है। उस रॉकेट फोर्स बनाने में पाकिस्तान को सलाहियत का की तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कैपेबिलिटीज़ तो हैं, लेकिन फाइनेंसिंग की ज़रूरत होगी। और वही कन्वेंशनल डिटरेंस सऊदी अरेबिया को भी चाहिए। अगर आप पिछले 3-4 साल में गूगल करें, वॉल स्ट्रीट जर्नल एक्सेट्रा में रिपोर्टिंग हुई थी अबाउट सऊदीज ओन मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो यहाँ आपको एक प्रोग्रेस नज़र आएगा, नंबर एक। दूसरे कन्वेंशनल डोमेन जहाँ आपको ये प्रोग्रेस नज़र आएगा वो ड्रोन्स के स्पेस में है। और यहाँ तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब की आप कोऑपरेशन होता हुआ देखेंगे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगेन रूलिंग द स्काईज इज़ इम्पोर्टेंट बिलो द न्यूक्लियर अम्ब्रेला। तो कन्वेंशनल मिसाइल डिटरेंस एज वेल एज ड्रोन वॉरफेयर में आप देखेंगे न्यूक्लियर वो हमेशा से एक ऐसी चीज़ रहेगी जो कंफ्यूजन रहेगा, उस पर एम्बिग्यूटी, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी मेंटेन की जाएगी, विच इज़ द राइट अप्रोच। लेकिन मैं नहीं समझता आने वाले 5-10 सालों में आप इतना ज़्यादा न्यूक्लियर की तरफ देखेंगे मूव। कन्वेंशनल डोमेन में आप ज़रूर देखेंगे एक उभरती हुई रिलेशनशिप और एक शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटीज़। जी उजैर, सऊदी देखें या अमेरिका देखें, हर जगह पाकिस्तान ही पाकिस्तान है। आप पपियां झपियां पाले हम, ट्रम्प लुक लाइक एन एक्साइटेड चाइल्ड के एक तरफ पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ झप्पी मारी हुई है, रफाइल की पिन लगाई हुई है। बोल रहे हैं भाई ग्रेट गाय, फील्ड मार्शल, इवन गुड गाय। खबरें तो ये भी आ रही है कि अडियाला में किसी ने देखकर गाया कि गुलशन भी अब तो वीराना लगता।
वो जो अक्षय कुमार की मीम है कि इतनी प्यार पे आप शादी पे धक्का दे रहे होते हैं, वो लग रहा होगा। तो क्या चल रहा है भाई, ट्रम्प को इतना इश्क क्यों हुआ है सबसे? आई थिंक इसी वजह से हुआ हुआ है ना कि जो मिडल ईस्ट की जो एंड गेम है, जिस पे ट्रम्प प्रपोजल भी आया है, डिनर भी हुआ न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया का के लीडर्स का ट्रम्प के साथ। तो यही गेम है, और इसीलिए अप्रोच किया जा रहा है पाकिस्तान को कि अगर रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनना है, जिसमें बिलखसूस गज़ा की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ममालिक उठाएंगे, तो उसमें पाकिस्तान का किरदार होगा। ये मेरी स्पेकुलेशन है, दिस इज़ नो वन ओपनली टॉक्ड अबाउट दिस, बट आई थिंक दिस इज़ वेयर दिस इज़ गोइंग। उसके साथ साथ अमेरिका को सेंट्रल कमांड के रीजन एरिया ऑफ ऑपरेशंस के अंदर काउंटर टेरर पे पाकिस्तान के साथ काम करना है, वो अप्रोच चल रही है। और उसके साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स और माइनिंग के ऊपर अमेरिका को सिक्योर करना है कि चीनी झंडे जो हैं वो पाकिस्तान की माइंस के ऊपर नहीं लहराएं, और उस वजह से ग्वादर की जो कमर्शियल वायबिलिटी है वो ओपन टू ऑल हो, एक्सक्लूसिवली चाइना का डोमेन ना रहे। तो यही अप्रोच है, और इसी वजह से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है, और ब्रूटली ट्रांजैक्शनल है। इस पे कोई अगर समझता है कि स्ट्रेटिजिकली जो है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है, नहीं, ट्रम्प इज़ अ ब्रूटली ट्रांजैक्शनल गाय। और उसे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान और उसकी लीडरशिप में इस वक्त ऐसे लोग हैं जिसके साथ ही कैन डू बिजनेस विद, अमेरिका कैन डू बिजनेस विद, और वो बिजनेस चल रहा है। वो बिजनेस जब तक चलेगा, रिलेशनशिप अच्छी होगी। जिस दिन अगर ट्रम्प को लगा कि उसे घुमाया जा रहा है, तो ही विल नॉट थिंक ट्वाइस अबाउट टेकिंग ऑन द सेम लीडरशिप एज वेल। ये आपने जेलेंस्की के साथ भी होता हुआ देखा है, ये आपने भारत के साथ भी होता हुआ देखा है, यूरोपियंस के साथ भी होता हुआ देखा है। तो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि जो अब आप वादे कर रहे हैं, या जिन हम्म। चीज़ों पे आप डिलीवरी प्रॉमिस कर रहे हैं, उस पे आप डिलीवर भी करें। नहीं, इसमें तो हम ऑब्वियसली ट्रम्प के कोई, हम जनरली भी कहते आ रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में पर्सनल दोस्तियां नहीं होती, बट स्पेशली विद ट्रम्प थिंग्स कैन फ्लिप। आपने वो ट्वीट देखा कि क्या पता पाकिस्तान इंडिया को ऑयल भी बेचे कल, तो वो इंडिया को इतनी पेने क्यों हो रही है भाई? अब वो इसलिए हो रही है क्योंकि देखें, पिछले 10 साल से जो स्ट्रैटेजी थी भारत की, वो ये थी कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाए। इस बात का तो वो खुद ऑफिशियल लेवल पे बात करते रहे हैं, उनके एनालिस्ट करते रहे हैं, उनके पार्टी के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स बात करते रहे हैं। तो अब आपने जब किसी भी स्ट्रैटेजी पे 10 साल लगाए हों, और फिर आप जंग आपने लड़ी हो उसी मुल्क के साथ, और फिर उस जंग के फौरन बाद आप देखना शुरू कर देंगे उस मुल्क की लीडरशिप सदर ट्रम्प के साथ जो है वो लंच भी कर रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं। उनके एयरफोर्स चीफ जो हैं उनको दावत भी दी जा रही है दुनिया भर में आके मीटिंग्स करने की, प्रेजेंटेशंस देने की। वो सऊदी अरब, जो कि भारत के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स कहते थे कि ये जो स्ट्रैटेजी थी हमारी पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, इसकी मिडल ईस्ट में भी हमारी जो सक्सेस है, वो पॉइंट करते थे कि देखें सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से दूर हो रहा है और भारत के करीब आ रहा है, हमने आईमैक्स साइन कर लिया और ये कर लिया और वो कर दिया। तो भाई उसी पावर ने जो है अब म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया पाकिस्तान के साथ। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी और यह के बाद दीगरें होंगी 6 महीने के अंदर अंदर, हफ्तों के अंदर होंगी, तो जाहिर सी बात है आपको जो है वो झटका तो लगेगा थोड़ा सा कि ये क्या हुआ। और इसी वजह से आप देख रहे हैं, मेरा तो अभी भी व्यू ये है कि भारत से जो तज्जिया आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के ऊपर, वो बहुत गलत है। और उसी गलती की वजह से बार बार जो है उन्हें सेटबैक हो रहा है एज इट रिलेट्स टू डीलिंग विद पाकिस्तान। और जब तक वो एनालिसिस ठीक नहीं होगा, आई थिंक ये मिस्टेक्स चलती रहेंगी। फॉर एग्जांपल, सऊदी पैक्ट के बाद एक एक्सपर्ट हैं दिल्ली में ही, उन्होंने आर्टिकल लिखा कि ये अग्रीमेंट के बाद ईरान बड़ा नाराज़ होगा पाकिस्तान के साथ, और आप देखेंगे कि कशीदगी बढ़ेगी। और मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ उस मजमून को। यूएनजीए पे अंगा पे इसी हफ्ते ईरानी सदर ने तकरीर दी, और उन्होंने वेलकम किया इस स्ट्रेटेजिक पैक्ट को, बल्कि हाईलाइट किया कि ईरान भी जो है वो इस तरह की एग्रीमेंट में शामिल होना चाहेगा और उस पर बातचीत करेगा।
और हम देख चुके हैं पिछले 1.5-2 साल में कि सऊदी अरब और ईरान की रिलेशनशिप में जो कशीदगी थी वो बहुत कम हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि दोस्ती यारी हो गई है, लेकिन अगेन जब आपका एनालिसिस ही गलत हो कि जी अब ईरान जो है वो देखें पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ेगा, नहीं, ईरान का भी इंटरेस्ट है कि एक रीजनल फ्रेमवर्क हो, रूल्स ऑफ द गेम तय हों इस नई दुनिया के लिए। तो इस वजह से जो है वहाँ थोड़ी नाराज़गी जो है वो ज़्यादा हो गई है इस वक्त। आई थिंक इट्स फाइन कि आप परसेप्शन बिल्डिंग के लिए एक मीडिया इकोसिस्टम बनाएं। इवन मैं इंडियन मीडिया देख रहा था कि खबरें ये चल रही थी, आई मीन क्वाइट ऑब्वियस, मार्को रूबियो भी हंस रहा है जब यहाँ पा रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं। और इंडियन मीडिया वाज रनिंग विद द न्यूज के शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर को वेट करवाया डोनाल्ड ट्रम्प। लाइक इतना कोई रेलेवेंट उसमें नहीं है। एंड देन पाकिस्तान का भी एक इकोसिस्टम है जो उसको पिक कर लेता है कि बस जलील कर दिया इन लोगों को। सो वो जो राघव का गाना भी है ना देखिए जयशंकर के लिए कि माय बेबीज गॉट लेजर आईज, लेजर आईज फेल हो रही है। देखिए अगर जलील करना होता और अगर जो है वो उनको अपनी जगह दिखानी होती तो जहाज़ों को एंड्रूज एयरफोर्स बेस पे नहीं उतारा जाता। लोग जाके गूगल कर लें, जब बड़ी इंपॉर्टेंट डेलीगेशंस आती हैं तभी जो है, जब क्लियरेंस होती है वाइट हाउस से तभी एंड्रूज एयरफोर्स बेस पे जहाज़ उतरते हैं। तो अगर यही था गोल इंतज़ामिया का, तो फिर एंड्रूज एयरफोर्स बेस पे क्यों उतारा? बेसिकली कह देते आप रेगन नेशनल पे उतर जाएं और वहाँ से गाड़ी लेके आ जाएं। हाउ बिग ऑफ अ ब्लो इज द H1B1? उस पे भी एक कंफ्यूजन है। उन्होंने पहले बोला $100,000 एनुअली, फिर बोला नहीं नहीं एनुअल नहीं है। सो इट सीम्स लाइक कि 3 साल का है और 3 साल के बाद रिन्यूअल का है। इलॉन मस्क ने इस पर बहुत तनकीद की है। आपकी क्या राय है? आप डिड यू वर यू ऑन एन H1B1? नहीं, तो मेरा था कि जब मैं पहली डिलॉयट पे जब काम कर रहा था तो आई वाज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वन, लेकिन उस वक्त तक मेरा ग्रीन कार्ड प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। तो आई नेवर अप्लाइड फॉर वन, बट H1B का जो ये नई एप्लीकेंट्स पर है, $1 लाख एग्जिस्टिंग पर नहीं है। देर स्टिल कंफ्यूजन मैं, लेकिन अगेन जो मेजर पॉइंट है वो ये टेक अवे कि ये यहाँ नहीं रुकनी है बात। H1B पे इस एडमिनिस्ट्रेशन में फैसला हो गया है कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ख़त्म करना होगा, और उसकी कई वजूहात हैं। एट इट्स कोर उनका व्यू है, एक रेसिस्ट व्यू है कि H1B पे लोग आते हैं, फिर अमेरिका में रह जाते हैं, अमेरिकी जॉब्स लेते हैं, फिर यहाँ काम करते करते शादियाँ कर लेते हैं, यहाँ पर सिटीजन बन जाते हैं, और फिर अगर आप स्टीवन मिलर की बातें सुनते रहे हैं तो फिर हमारा जो खून है उसमें जो है वो जहर भर देते हैं ये और इमिग्रेंट्स। आपकी दिस इज़ पूरी द इकोनॉमी रेसिस्ट पार्ट। चलाते हैं बेसिकली। एग्जैक्टली exactly. ये इस पॉलिसी का रेसिस्ट एंगल है। हैविंग सेड दैट, इस पॉलिसी का H1B का जो क्रिटिक है वो किसी हद तक जायज़ भी है। H1B वीज़ा सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। H1B वीज़ा सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है। H1B वीज़ा सिस्टम के अंदर किसी हद तक जुगाड़ इस्तेमाल करके सस्ते लेबर को इंपोर्ट किया जाता है। तो क्रिटिक भी मौजूद है, और उसका एकेडमिक क्रिटिक आपको गूगल स्कॉलर पे मिल जाएगा। फॉरगेट अबाउट न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट, ब्लूमबर्ग ने इस पे डिटेल रिसर्च की है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है, एक्सेट्रा। तो जो हुआ ये है इस वक्त ये कि जो कोर रेसिस्ट व्यू है उसका अलाइनमेंट हो गया है विद दोज हु वांट टू रिफॉर्म दिस, और वो दरवाज़ा अब खुल गया है। अब आप देखेंगे कि इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आती रहेंगी, and basically the good old days of H1B visas in America is basically over. This is my assessment of this. बट आपका इसमें क्या राय है कि अमेरिका को उसका नुकसान होगा? आई मीन स्टीव जॉब्स फादर वाज अ सीरियन। आप अगर पूरी सिलिकॉन वैली देखें, टेक इंडस्ट्री देखें, इलॉन मस्क ने बार बार ही खुलकर बोला है, वो बिल्ड ही H1B पर हुई है। या सो आई थिंक इसका नियर टर्म अमेरिका को जो है नुकसान होगा। अब देखना ये होगा कि उसकी रिप्लेसमेंट में क्या एक बेहतर प्रोग्राम आता है, क्या ये पूरा का पूरा ही ख़त्म हो जाता है। अगर बेहतर प्रोग्राम आता है जो कि फोकस्ड है कटिंग एज रिसर्चर्स पे, साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड्स पे, एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं इस पूरे डिबेट में वो ये कि H1B वीज़ा इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर रूरल हॉस्पिटल्स इन अमेरिका, जो जहां आपके पास शॉर्टेजेस हैं डॉक्टर्स की, और H1B वीज़ा बड़ा अहम किरदार अदा करता है टू फिल दैट नीड।
तो क्या आप उसको एक बेहतर प्रोग्राम से रिप्लेस करते हैं या पूरा का पूरा ख़त्म कर, अगर पूरा ख़त्म कर देते हैं तो ह्यूज लॉस फॉर अमेरिका इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एंड की फील्ड्स जहाँ उनको ज़रूरत है लोगों की। और अगर बेहतर प्रोग्राम से रिप्लेस करते हैं तो अगेन आप अमेरिका में पढ़ चुके हैं शहजाद, मैं पढ़ चुका हूँ, ज़्यादातर लोग जो इंटरनेशनल आते हैं वो यहाँ पे रहना चाहते हैं, यहाँ काम करना चाहते हैं, सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। और यही खूबसूरती है इस सोसाइटी की। तो अगर उस रास्ते को बंद किया गया तो जाहिर सी बात है ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ का नुकसान होगा, बल्कि पूरा का पूरा अमरीकी इकोनॉमिक इकोसिस्टम जो है, जो कि इस इनोवेशन और इस टैलेंट पे चलता है, उसका नुकसान होगा। तो लेट्स सी व्हाट दे डू एंड व्हाट दे कम अप विद। इतना मुझे पता है कि जो इनर सर्कल है इनोवेशन साइड पे डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द, वो उनकी बात भी सुनते हैं, सिर्फ अपने रेसिस्ट दोस्तों की बात नहीं सुनते। इनफैक्ट अभी मैं एक ऑल इन पॉडकास्ट की कॉन्वर्जेशन सुन रहा था जहां मार्क क्यूबन अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तो ही इवन सेड दैट कि जो इंटरेस्टिंग बात है सदर की वो ये कि उनका कोई दीन ईमान नहीं है। और जब पॉजिटिव साइड पे दीन ईमान नहीं होता तो आप हर किसी की बात सुनते हैं, इंक्लूडिंग योर पॉलिटिकल एनिमीज। तो मार्क क्यूबन कह रहा था कि मैं फार्मास्यूटिकल साइड पे आई एम ट्राइंग टू एंगेज विद द प्रेसिडेंट ऑन रिफॉर्म्स दैट इज नीडेड ऑन फार्मा रिफॉर्म, प्राइसिंग रिफॉर्म्स एक्सेट्रा। तो लेट्स सी कि वो करते क्या हैं। बट फॉर नाउ द H1B इज गोइंग टू बी टारगेटेड। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि आउटसोर्सिंग के ऊपर भी जो जॉब्स होती हैं उस पर भी एक्शन होगा। वो नहीं किया, आई थिंक उन्होंने टैक्स कुछ 25% लगा नहीं दिया। वो हायर एक्ट जो है वो अभी पार्लियामान में कांग्रेस में आई है, उस पर गुफ्तगू चल रही है, और भी चीज़ों पे गुफ्तगू चल रही है, लेकिन वो अभी तक इम्पोज नहीं किया गया। लेकिन सिग्नल बड़ा स्ट्रांग है कि H1B के बाद अगला निशाना ये होगा। या डू यू फील इन द लॉन्गर टर्म द आइडिया इज कि अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम होगी, एआई जो बेसिक जॉब्स हैं लाइक कॉल सेंटर आउटसोर्सिंग, इंडिया बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा अगर हायर एक्ट आ गई। तो अगर तो हमने ये वर्ल्ड बनाना है जहाँ बेसिक जॉब सारी एआई ने करनी है और लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम देनी है, तो फिर अमेरिका से जो इलीगल लोग हैं इनको निकालो, जो लोग ग्रीन कार्ड के ट्रैक पर हैं इनको निकालो, कुछ इनके लेबर की तो अब हमें जरूरत नहीं है। आई थिंक इसमें मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है शहजाद, भाई। और वो ये कि अगेन एआई ने या रोबोट्स ने स्ट्रॉबेरी फार्म के ऊपर नौकरियां नहीं लेनी, जो स्ट्रॉबेरी पिक करते हैं, टोमेटो पिक करते हैं, या प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है। क्यों नहीं लेनी? uh, टेस्ला बना रहा अभी है, तक नहीं, इनिशियली ह्यूमनॉइड्स बना इनिशियली रहे नहीं हैं। लेनी। बना रहे हैं बट दैट स्टिल वे फार डाउन द रोड, राइट? अभी जो हियर एंड नाउ हमारे पास है, अभी मैं ओपन एआई की रिसर्च पढ़ रहा था कल ही कि उन्होंने जो बेसिक नॉलेज इकोनॉमी की जॉब्स के ऊपर टेस्टिंग की है अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज, GPT-5 का एक वर्जन जो है वो 40% ऑफ टास्क जो है कैन डू 40% ऑफ दोज टास्क कंपेरेबल टू और बेटर देन द ह्यूमन। क्लाउड का एंथ्रोपिक का जो मॉडल है 4.1 मॉडल, वो तकरीबन 50% टास्क कर सकता है। एंड अगेन दिस इज समथिंग that when I was researching sort of the industrial revolution, उसमें भी ये था कि जो टर्म लडाइट है, जिसे हम जानते हैं सुनते हैं कि जो टेक्नोलॉजी बैकवर्ड लोग होते हैं, रेजिस्ट करते हैं, ज़्यादातर लोगों की इमेजिनेशन में लडाइट जब आप कहें तो आएगा कि गरीब पेजेंट जो है वो एंटी टेक है। गरीब पेजेंट जो था उस ज़माने में वो नहीं चाहता था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो और फार्म्स की जॉब्स जाएं। इनफैक्ट दैट्स नॉट ट्रू। लडाइट्स जो थे एक एक्चुअल ग्रुप था इंग्लैंड के अंदर। वो अपर मिडिल क्लास बुर्जुआजी क्लास थी, बिलखुसूस उन लोगों की जो कि आर्टिजनल क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे। और आर्टिजनल क्लॉथ क्लॉथ प्रोड्यूसर्स की जो जॉब थी वो चली गई बिकॉज ऑफ द टेक्सटाइल मिल दैट केम विया द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और जो फार्म वर्कर था वो मशीन ऑपरेटर बन के उसने उनकी नौकरियां डिस्प्लेस कर दी। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि पहला जो झटका जो लगेगा वो पूरी की पूरी जो सर्विसेज इकोनॉमी में, नॉलेज इकोनॉमी की जो जॉब्स हैं, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, डॉक्यूमेंट प्रोसेस एक्सपर्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स एक्सेट्रा, इनका सबसे पहले इस रेवोल्यूशन से नुकसान होगा। और ये प्रोफेशनल क्लास है, दुनिया वेस्टर्न इकोनॉमीज की बिलखुसूस जो है प्रोफेशनल क्लास जो है अपर मिडिल क्लास, वो ये इन सारी जॉब्स के अंदर है। तो फर्स्ट आपको जो झटका लगेगा वो अपर मिडिल क्लास के अंदर लगेगा, जो कि कॉलेज एजुकेटेड प्रोफेशनल नॉलेज इकोनॉमी के वर्कर्स हैं। अब आ जाते हैं
यूएनजीए पर। आपने क्या बोला उसको, उनगा? उनगा अंगा। पे आ जाते, उनगा पे आ जाते हैं। आई डिडंट गेट द टाइम। आपने सुनी शहबाज शरीफ की स्पीच, कैसी लगी आपको? मैंने क्लिप सुनी, डिड नॉट सी द होल थिंग. I think it was fine. He hit the right points. I don't have any major critiques of the speech. And in fact, I think he made some strong points when it comes to the UN's responsibilities towards Palestine in particular. So, on no major एक critiques of that. एक हमारी डेलीगेशन से कोई बहुत ही बड़ा फौपा हो गया है कि हमारी डेलीगेशन का एक हिस्सा थी अब फॉरेन मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर आर सॉर्ट ऑफ डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स। बट शमा जुनेजो वाज अ पार्ट ऑफ द डेलीगेशन, फिर उनकी पुरानी ट्वीट्स निकाली गई जहां इसराइल के ऑफिशियल अकाउंट ने भी उनको रिप्लाई किया हुआ था। ऑफिशियल हमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से क्लैरिटी आई कि वो ऑफिशियल पार्ट ऑफ द डेलीगेशन नहीं थी या हिस्सा नहीं थी। बट उनकी ट्वीट से लग रहा था कि वो पाकिस्तान इक्विवेलेंट ऑफ एयरफोर्स वन पे ट्रैवल भी कर रही थी, डेलीगेशन का हिस्सा भी थी, स्पीच राइटिंग में भी मदद की थी। तो लोग जो हैं, आई डोंट थिंक कि यहूदी साजिश है या वो यहूदी प्लांट है। लेकिन द फैक्ट दैट उन्होंने नितिन याहू के प्रो कुछ ट्वीट्स की हुई थी और इसराइल ने उनके साथ ट्विटर पे इंटरैक्ट किया हुआ था, एंड पाकिस्तान की बड़ी क्लियर पोजीशन है एंटी इसराइल प्रो गाजा, it's not a good look, and I do think people went overboard with the यहूदी साजिश narrative. बट स्टिल एक क्लैरिटी आनी चाहिए आई थिंक उनकी तरफ से। स्पेशली मैंने भी उनको ट्वीट किया कि भाई बड़ा आसान है, आप क्लियरली कॉल आउट कर लें इसराइल को फॉर कमिटिंग जेनोसाइड इन गाजा। आई डोंट नो ज़ैर इफ यू हैड अ चांस टू सी ऑल ऑफ दिस। आई डिड नॉट, आई जस्ट सॉ द हेडलाइन कि उस पे वो मोफात जो है वो ऑफिशियल डेलीगेशन का कह रही है कि वो उनका हिस्सा नहीं थी. अगेन रिगार्डलेस ऑफ दैट इट्स नॉट अ गुड लुक. लेकिन अगेन सब्सटेंस पे मैं फोकस करूंगा, और सब्सटेंस पे पाकिस्तान की जो पोजीशन थी वो बड़ी कंसिस्टेंट रही है. प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बड़ा क्लियरली इस बात पे इसकी बात की. एंड अगेन जो अरब और मुस्लिम लीडरशिप का डिनर था उस पर भी ये बात बड़ी क्लियरली की गई. ख्वाजा आसिफ तो कफिया ओढ़ के बैठे हुए थे सेशन के अंदर. तो लीडरशिप लेवल पे, ऑफिशियल लेवल पे आपको बड़ा एक क्लियर सिग्नल है. तो ठीक है, अगर वो एक बैड लुक है उनका होना तो आई एग्री, बट सब्सटेंस पे पाकिस्तान टुक द सब्सटेंटिव पोजीशन विच इज़ करेक्ट इन माय व्यू. एक और बात आपको मैं बता दूं, मेरी किसी दोस्त से बात हो रही थी न्यूयॉर्क में इस डिनर के बारे में जो हुआ था एर्दोगान और ट्रम्प और बाकी लीडरशिप का, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे. इनिशियली जो रिपोर्ट्स थी वो ये थी कि पाकिस्तान वाज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट डिनर. ये एंड में या लेट इनटू द प्लानिंग ये एडिशन हुई. तो मैं पूछ रहा था कि क्या कैसे हुआ ये. इंटरेस्टिंगली जो अप्रोच थी और जो इनविटेशन थी वो अरब कंट्रीज़ की तरफ से एक्सटेंड की गई पाकिस्तान को. और वो इसलिए की गई क्योंकि फ्रॉम द कॉन्टैक्ट आई वाज स्पीकिंग टू, एंड दिस इज़ नॉट अ पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट, के द अरब्स फेल्ट के सदर ट्रम्प जो हैं वो पाकिस्तान को थोड़ा हाई रिगार्ड में होल्ड करते हैं इस वक्त. तो पाकिस्तान का उस डिनर पे मौजूद होना और फिर अपना पर्सपेक्टिव देना फ़लस्तीन के ऊपर और फ्यूचर प्रोसेस के ऊपर, वो इम्पोर्टेंट था, ताकि सदर ट्रम्प का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस बेहतर किया जा सके इस पर्सपेक्टिव पर. तो आप देखें कि उस लेवल पर भी अरब साइड पे भी रिकग्निशन थी कि एक हाई रिगार्ड है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की पोजीशन को सीरियसली लिया जा रहा है डीसी के अंदर, एटलीस्ट सदर ट्रम्प के लेवल पर, विच इज़ वाई पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्जेशन पर दिस कॉन्टैक्ट. आई थिंक अनआयरोनिकली द फनीस्ट प्रेसिडेंट अमेरिका हैज एवर हैड इज डोनाल्ड ट्रम्प। आपने उनके अर्दोगान के देखी, टॉक अबाउट रिग्ड इलेक्शन, दिस गाय नोज समथिंग अबाउट रिग्ड इलेक्शन, राइट? नोबडी। अर्दोगान बेटर यूं देन खड़ा होता है कि एनीबॉडी. क्या बोल रहा है। Better than anybody. He's a proud man. He's an opinionated man. I don't like opinionated people, but I like this man. Comedy. टॉकिंग अबाउट ख्वाजा आसिफ, आपने देखा उनको लगा कि गजल प्रोग्राम होगा मेहदी हसन के साथ, पर वो यार, कुछ क्यों और करते हैं? मुझे बना। तो समझ नहीं आता कि क्या जरूरत थी करने की. Why? आई थिंक ख्वाजा आसिफ साहब को लगता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने। मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा बिकॉज आई थिंक वो पे वॉल के बिहाइंड है। तो वही जो क्लिप एक वायरल जा रहा है,
आपने पूरा देखा है या आई यू नहीं, स्टिल? क्लिप्स देखी हैं, द वंस हु आर वायरल, बट अगेन मैंने क्लिप देखने की जरूरत भी नहीं थी। जब वो मैंने देखा प्रीव्यू के मेहदी हसन सिट्स डाउन विद ख्वाजा आसिफ, मैंने कहा वाई, क्या जरूरत थी आपको ये करने की। एंड इट्स नॉट इवन दैट डिफिकल्ट। आपको ये एक पढ़ा लिखा बंदा भेजते हैं। मेहदी हसन टेक्स ऑन पाकिस्तान जनरली टेंड टू बी क्वाइट सरफेस लेवल, और जो वो पूछ भी रहे थे बहुत इजीली उसको रिफ्यूट किया जा सकता था, बट ख्वाजा साहब नहीं कर सकते। तो या व्हाई व्हाई डू दैट? आई डोंट नो, ये मतलब फ्री टाइम था ख्वाजा साहब के पास और उन्होंने सोचा कि मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा मेहदी के सामने। सो एनीवेज, इट इज़ व्हाट इट इज़, उन्होंने करना था इंटरव्यू। बट अगेन दिस इज़ द होल थिंग राइट, कि एक लेवल पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और उसकी जो ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक अप्रोच है इन दिस वेरी वियर्ड टाइम इन द वर्ल्ड हैज़ बिन एज गुड एज वन कैन एक्सपेक्ट, एटलीस्ट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। लेकिन ऑन दी अदर कम्युनिकेशन साइड पे बार बार आप स्लिप अप करते हैं ऑन थिंग्स दैट जिस पे आपको स्लिप अप नहीं करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने ये जो न्यूक्लियर वाला इशू जिस पे पहले भी हमने बात की, कोई ज़रूरत नहीं थी डोमेस्टिक मीडिया पे इस पे बात करने की। अब ये मेहदी का इंटरव्यू और उससे पहले भी बहुत सारे फजूल के स्लिप अप्स हुए हैं दैट अगेन ज़रूरत नहीं है। वो आप एक पूरा का पूरा मीडिया स्टॉर्म चला देते हैं। द अदर साइड ऑफ दिस इज के मीडिया इकोसिस्टम दुनिया का इस वक्त इतनी जल्दी न्यूज़ साइकिल से न्यूज़ साइकिल पे जाता है कि ठीक है, हाफ लाइफ बड़ी छोटी होती है इसकी। मंडे तक आई जब ये थिंक पॉडकास्ट आएगी लोग भूल चुके होंगे इस बात को। मैं ख्वाजा साहब को सजेशन देना चाहूंगा कि ख्वाजा साहब पंजाबी में किंग हैं। आप सारे इंटरनेशनल मीडिया को दें इंटरव्यू, किसी पंजाबी और इंग्लिश जो बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स की तरह दोनों जबानें बोलते हैं उसको लेकर दें, और वो बोले मैं हर बात ट्रांसलेट करके बताऊंगा, ताकि सवाल पंजाबी में हो और जवाब भी पंजाबी में हो, और फिर कोई अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके मेहंदी को लेकिन जवाब दे। शहजाद उसमें मसला ये कि थोड़े से इनफॉर्मल ज्यादा अगर हो गए ख्वाजा साहब वो पंजाबी जो में तो वो ट्रांसलेट भी कर रहा है मसला वो हो संभाल जाएगा। लेना, जो वो संभाल ट्रांसलेट ले। कर वो, वो उस सिस्टर मदर हटाकर बचाया सारे जो। एग्जैक्टली। ये भी मसला है। इसमें बट यूएनजीए की बात हो रही है तो नेतन्याहू किसी वीक से पहले हमने एक वॉकआउट भी देखा। अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके ने भी पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज कर लिया है। जेनिफर लॉरेंस ने भी कुछ बोला। यू फील के द टाइड इज टर्निंग, या ये आप किस नजर से देख रहे हैं कि पूरा बॉम्ब करके तबाह करके अब वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ हमने रिकग्नाइज कर लिया? नहीं, देखिए इस पे अगेन जो रिकग्निशन है वो सिंबॉलिक है, बट सिंबलिज्म आल्सो मैटर्स इन द लॉन्ग टर्म। नंबर एक। नंबर दो के जो ब्रॉडर सिचुएशन है इस वक्त इसराइल की, वो जिस तरह मैं उसे रीड कर रहा हूँ वो ये कि ब्रॉडली स्पीकिंग आपको एक मंडे पीर के दिन नेतन्याहू ट्रम्प से मिलेंगे, और ट्रम्प का पीस प्लान जो है वो 21 पॉइंट है, जितने भी उसमें पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किया जाएगा उस पर। और जो गेम मैं होती हुई देख रहा हूँ वो ये कि ब्रॉडली स्पीकिंग एक ऑप्शन दिया जाएगा नेतन्याहू को कि आप इसको एक्सेप्ट करें। अरब और मुस्लिम लीडर्स ने इसे वैसे ही एक्सेप्ट कर दिया है, और अगर आप नहीं करते तो फिर आपकी आइसोलेशन जो है वो बहुत गहरी हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त बिटवीन फुल आइसोलेशन ऑफ इसराइल एंड सॉर्ट ऑफ वेयर वी आर राइट नाउ इज़ ओनली वन मैन, इज़ डोनाल्ड ट्रंप। और अगर ट्रंप बीवी से ब्रेक करता है बिकॉज बीवी उसे और ज़्यादा गुस्सा दिलाएगा, तो फिर बड़े मुश्किल हो जाएगा इसराइल के लिए ऑपरेट करना, क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट पे लॉक्ड इन है एंटी इसराइल सेंटिमेंट, और राइट मागा बेस के अंदर लॉक्ड इन हो गया है पिछले 3 महीनों में एंटी इसराइल सेंटिमेंट। स्टीव बैनन और टकर कार्लसन तो पूरा खुल के आ चुके हैं इस इशू पर। तो अगर सदर ब्रेक करेंगे तो फिर आपका जो ये पूरा 80 साल का बायपार्टिसन कंसेंसस था इसराइल और अमेरिका के ऊपर सियासत के अंदर, वो ख़त्म है फिर पूरा का पूरा। और फिर आप कर लें आपने जो करना है, यू विल नेट इन द एंड स्टार्ट लूजिंग राइट। इसलिए मैंने ये बात की थी कि जब बीबी 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले कह रहा था अपनी लोकल ऑडियंस को कि हमें स्पार्टा की तरह होना चाहिए, तो स्पार्टा फिर अगर तारीख जो कि उन्होंने मेरे ख्याल में ज़रूर पढ़ी होगी स्पार्टा की, वो ये कि स्पार्टा ने जब अपने आप को ओवर एक्सटेंड कर लिया जंगों के अंदर, एथेंस से लड़ पड़ा और फिर फर्जन से लड़ पड़ा, तो फिर स्पार्टा भी ख़त्म हो गया और एथेंस भी ख़त्म हो गया अगले कुछ सालों के अंदर। तो आप इतना ओवर एक्सटेंड अगर कर रहे हैं और किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, तो फिर
अल्टीमेटली नुकसान आपकी ही सोसाइटी, आपके ही मुल्क का होगा। एंड आई थिंक दिस इज़ वेयर दिस इज़ हेडेड। आई डू नॉट सी Israel or Bibi bending on this, and ultimately that will lead to their entire isolation. आपने टकर कार्लसन की 9/11 सीरीज की पहली एपिसोड देखी? मैंने उसकी क्लिप्स देखी हैं, इट्स ऑन माय वॉच लिस्ट। मैंने सुना है उसमें बड़ी उसने रिडैक्टेड चीज़ों पे बात की है, और देन आई थिंक इट वाज आल्सो बीइंग टॉक्ड अबाउट ऑन द यंग टर्क्स एज वेल, विच इज़ ऑन द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट पे भी इसकी बात हो रही है। And it's interesting. I felt it was pointing a finger towards the CIA, but certain people feel कि कहीं एक्सटर्नली भी फिंगर पॉइंट हो रही है। चलिए वो आप देखें तो उसको डिस्कस करते हैं। मेरी बिरादरी के साथ आपके मुल्क में बहुत बुरा हो रहा है। अब तो वो इशू होकर खत्म भी हो गया, हमने लास्ट वीक डिस्कस करना था। जिमी मैंने किमल। किमिल का देखा। ही वॉज नॉट मेकिंग फन ऑफ चार्ली कर्क और हिज डेथ। उन्होंने डेथ के फौरन बाद ट्वीट भी किया। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प रिएक्शन टू इट। यूजली मुझे जिमी किमिल इतने फनी भी नहीं लगते, एक फनी जोक उन्होंने गलती से क्रैक कर दिया। उसके बाद ना सिर्फ ही वॉज टेकन ऑफ एयर, फिर जब वो रीइंस्टेट हुए भी, एक तो इतने सालों से लोगों ने बॉयकॉट कैंपेन की डिज्नी के खिलाफ, फॉर द जेनोसाइड इन गाजा, लोगों ने कोई परवाह नहीं की। एक जिमी किमिल को क्या हटा दिया लोगों ने, अपनी सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने खुल के ट्वीट कर दिया कि एबीसी ने इसको रीइंस्टेट करके गलती की है, विच सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट वो एडमिट कर रहे हैं कि उनका रोल था इन द रिमूवल, एंड नाउ ही विल अगेन ट्राई फॉर दैट। कॉलबेयर का हमने ऑलरेडी देख लिया है कि एक इंस्टीट्यूशन, द लेट शो, वो कैंसिल किया जा रहा है। तो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, इलॉन मस्क ने जो ट्वीट किया था, कॉमेडी इज लीगल अगेन, ये जो पूरा जो रोगन इको सिस्टम है, इवन दो जो रोगन केम आउट इन फेवर ऑफ जिमी किमल, कहाँ गया ये फार राइट कि हमें तो फ्री स्पीच होनी चाहिए और हम तो फ्री स्पीच मैक्सिमलिस्ट हैं और लेफ्ट का कैंसिल कल्चर सब गलत होता है। I think even Tucker and Ted Cruz came out against this, right? So, which was interesting to see. But I think this is the whole thing, right? Like even on this, मेरा व्यू ये था कि अगर आपको जिमी किमल के बाद सेंसरशिप का ख्याल आ रहा है, तो ज़रा पिछले 3 सालों में अमरीकी मीडिया और माशरे के अंदर जिस तरह की सेंसरशिप की गई है फ़लस्तीन के ऊपर, उसे भी ज़रा सा देख लें, तो आपको समझ आ जाएगा कि सेंसरशिप तो हमेशा से थी, अब उसका एक थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, यानी कि आपके घर तक बात आ गई तो आप थोड़ा सा जाग उठे हैं। चलें, देर आए दुरुस्त आए, इस पे भी बात होगी। केस चलेगा, सदर हार जाएंगे ये केस, लाइक मैनी केसेस ही इज़ बिन लूजिंग सिंस ही बिकेम प्रेसिडेंट, क्योंकि अगेन अमेरिका के अंदर जो फर्स्ट अमेंडमेंट की प्रोटेक्शंस हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। इनफैक्ट अभी जो मेन केस जिस पे मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड हूँ, वो ये झंडा जलाने वाला केस है, जिस पे वो अरेस्ट करने की भी एक वेटरन को कोशिश की गई और उसे क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, झंडा जलाने के एक्ट को। हम हार जाएंगे, क्योंकि सवाल ही पैदा नहीं होता कि फर्स्ट अमेंडमेंट को इस तरह रोल बैक किया जाए। बट अगेन यू नेवर नो विद द सुप्रीम कोर्ट, सो वी विल सी। बट एक तो है ये जो फार राइट के ऊपर पर्सपेक्टिव के फ्री स्पीच को भी कर्ब किया जाए, बट एटलीस्ट देर आर सम, टू माई सरप्राइज टू बी ऑनेस्ट, ऑन द राइट एज वेल, जिन्होंने इस पे बात की। बट लेट्स सी। बट ये इनकी अप्रोच है, और डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच हमेशा से, उन्होंने तो एयरफोर्स वन पे मेरे ख्याल में ये भी कहा था कि उनका क्रिटिसिज्म करना जो है वो भी ज़रा इलीगल है फ्रॉम देयर हिज पर्सपेक्टिव। तो फिर ठीक है, अगर उस तरफ आपने जाना है, तो आज आप सदर हैं, कल दूसरी पार्टी का सदर होगा, तो पाकिस्तान में जैसे हम देखते रहे हैं कि शू विल बी ऑन द अदर फुट, तो आप भी ये ट्राई कर लें, डजंट वर्क आउट वेल। The left doesn't have the cojones to do these things. Only the right does. On a local front, last week मुल्तान मोटरवे जो है वो टूटा हुआ था, वो हफ्तों से टूटा हुआ था, वो कोई खबरों में नहीं आ रहा था। कराची में डूब जाए, पार्क व्यू सोसाइटी डूब जाए, अमीरों के घर पे पानी आ जाए, तो वो ऐसा होता है कि बहुत बड़ा डिजास्टर जो कि है। लेकिन सराय की वसेब से मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं, तस्वीरें भेज रहे हैं कि वो अब तक अंडर वाटर है और वो न्यूज़ बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है। तो आर थॉट्स एंड प्रेयर्स भी कर सकते हैं, हम क्या करें। जो सराय की वसेब के लोग हैं जिनके खेत तक अंडर वाटर हैं, जिनके गाँव तक अंडर वाटर है, आई डोंट नो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। आई थिंक they're not doing anything, and in fact this is a case in point जहाँ जो हम बात करते रहे हैं ऑन एंड ऑफ होती है फॉर पॉलिटिकल रीजंस इन पाकिस्तान, वेस्टेड पॉलिटिकल रीजंस के
सदर्न पंजाब का एक सूबा होना चाहिए। और वो सूबा इसी वजह से होना चाहिए क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ जो हाल होता है, उनकी जो अंडर डेवलपमेंट है, उन्हें जो इग्नोर किया जाता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, वो इसी वजह से, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। तो एक तो ये, दूसरा हम आप बात कर चुके हैं रफ़ीउल्लाह काकड़ से, मैं कर चुका हूँ, और भी लोगों से हम बात कर चुके हैं कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन का इशू है पाकिस्तान के फेडरल निज़ाम में, उसका एक कोर सोल्यूशन यही है कि आप ज़रा हजेमनी जो है सियासत की, कि आप एक सूबा जीत जाएं और पूरा पाकिस्तान जीत जाते हैं, उसे थोड़ा सा तब्दील करें। और वो हो नहीं सकता विदाउट द सदर्न पंजाब प्रोविंस। तो शायद यही एक और मौका है इस पे बात करने का। ये ऑन दिस टॉपिक 73 डे का सिट इन किया था बलूच औरतों ने इस्लामाबाद में। किसी ने परवाह नहीं की, किसी ने उनको उनके सिर्फ इतना भी बता दें कि जो मिसिंग है वो जिंदा हैं, वो मर गए हैं। कुछ स्टेट ने नहीं रिस्पॉन्ड किया, कंप्लीट बेइज्जती दिखाई स्टेट ने, मीडिया ने, इफ एनीथिंग इग्नोर भी नहीं किया, उनको उल्टा लेबल करने की कोशिश कर दी। कोई भी अगर उनके हक के बारे में बात करता है या उनके लवाहिकीन के बारे में बात करता है तो उसको लेबल कर दिया जाता है कि एंटी नेशनल है, ये इंडिया से वट एवर नॉनसेंस जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स बकवास करते हैं। तो या एक और चीज जो स्टेट की बेहसी दिखाती है। अभी देखें उस पे, इस हफ्ते आयरनी ये हुई कि यही चीज़ जो है, जब हम बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान और की भी पे करते रहे हैं इस पॉडकास्ट पे, वही इशू अब लद्दाख में हो गया है, जहाँ हम्म। प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वायलेंस भी हुआ है। और जो मेन एक्टिविस्ट हैं वहाँ के, उनकी एनजीओ का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया। आज एलिगेशन भी दे दी कि वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ काम कर रहे थे और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे थे। और लद्दाख के अंदर अब पूरा का पूरा एक नई जो है वो सियासी प्रोटेस्ट जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं स्टेटहुड के ऊपर, और इनको अरेस्ट कर दिया गया है। वांगचुक साहब मेरे ख्याल में उनका नाम है। तो अगेन वही प्लेबुक है जो हम पाकिस्तान में देखते हैं। मैं पढ़ रहा था सारी स्टोरीज, तो ऐसे लग रहा था कि आप कंट्रोल एफ करके जो है रिप्लेस कर दें बलूचिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान को लद्दाख से, तो स्टोरी सेम टू सेम ही है। मैं ये नहीं फॉलो कर रहा, बट कुछ जो इंडियन फार राइट है उन्होंने इसको थ्री इडियट से जोड़ दिया है। तो ये जो आई बिलीव सोनम या सनम वांगचुक इनका नाम है, इनका थ्री इडियट से क्या ताल्लुक है? किसी ने ये भी बोला कि थ्री इडियट्स बनाई ही मोदी के खिलाफ थी, एंड लाइक अभी थ्री इडियट्स 15 साल पहले आई है, 15 साल बाद उन्होंने क्या मोदी को किया होगा? तो थ्री इडियट से क्या ताल्लुक है वांगचुक साहब का? ये मुझे नहीं पता, मैंने इस बारे में नहीं देखा कुछ भी, बट आई विल नाउ डिग इनटू इट और थोड़ा सा मालूम करेंगे, अगले हफ्ते इस पे बात करेंगे। बट अगेन जो एक इशू है जो मुझे मालूम है लद्दाख का, वो ये कि एक तो ये पोस्ट 370 ये इशू बड़ा चल रहा था और ये बढ़ता रहा है, दिस इज नॉट कम आउट ऑफ लाइक थिन एयर बेसिकली। और दूसरा ये कि लद्दाख के अंदर जो बुद्धिस्ट डिवाइड है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ दोज दैट ओरिएंट टू डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म, और उनका आपस में जो क्लैश तो नहीं कह सकते बट कंपटीशन जो है वो भी है। तो इन एनी केस लद्दाख में भी अब ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। तो मैं तो अपने इंडियन दोस्तों से यही जोक कर रहा था कि पहले डोनाल्ड लू ने अमेरिका में और पाकिस्तान में मुनीर, जनरल मुनीर को लगाया जो कि आपको खटखटा रहा है। फिर बांग्लादेश में हसीना को हटा के यूनुस को लगाया, वो भी आपको खटखटा रहा है। फिर नेपाल में भी रेजिम चेंज करवा दिया। और अब जो है वो लद्दाख की तरफ जो है वो डॉन लू की नज़रें आ चुकी हैं और वहाँ पर साजिश की जा रही है। तो हम हंस ही रहे थे सब के, बस यही एक स्टोरी अब होगी अगली राइट विंग मीडिया की। उधर जस्ट टू चेक कि हमसे कोई न्यूज मिस तो नहीं होगी, मैं अभी डॉन पर गया तो उधर एक हेडलाइन आई हुई है कि मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया है, एन एलपीजी टैंकर विद 27 क्रू मेंबर्स, 24 पाकिस्तानीज इंक्लूडिंग कैप्टन मुख्तार अकबर, 2 श्रीलंकन, 1 नेपाली was attacked by an Israeli drone while docked at Ras Al Isa port under Houthi control on 17 September 2025. One LPG tank exploded and the crew managed to extinguish. Uh, तो इट सीम्स लाइक एक एक्ट ऑफ वॉर तो नहीं कंसिडर की जा रही, बट क्लियर अग्रेशन फ्रॉम इसराइल के यार। आप एक एलपीजी टैंकर या अटैक कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी हैं। जो सिगमेंट फ्लोटेला जा रहा है उस पर भी रिपीटेडली इसराइल ने ड्रोन किया। आई बिलीव सेनेटर मुश्ताक उसमें है। सेनेटर मुश्ताक और मेरे पॉलिटिकल ओपिनियंस वर्ल्ड्स अपार्ट हैं, लेकिन ही हैज माय रिस्पेक्ट फॉर पुटिंग
हिज मनी वेयर हिज माउथ इज। यहाँ पे बड़े लोग हैं जो बड़ी बकवास करते हैं कि जंग करो, फ्रंट लाइन पे जाओ, जाओ ना। फ्रूटेला जा रहा था, कोई नहीं गया। अपने ये जो यूट्यूबर्स हैं हमारे यहाँ पर। या आई थिंक लेट्स सी इस पे क्या होता है। मोहसिन नकवी साहब वैसे अमेरिका में कैश पटेल से भी मिलके गए। अब कैश पटेल से हाँ, उन्होंने क्या बात की है ये भी ज़रा देखना होगा। उसने बट पोस्ट किया हुआ नकवी था, साहब थोड़े एक्शन में आए हुए हैं। व्हाट इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। हाँ। हाई कोर्ट्स में, लेट मी जस्ट ब्रीफली टेल यू कि हमने आई थिंक लास्ट वीक शायद नहीं डिस्कस किया, बट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर, उन्होंने ईमान, डिड वी डिस्कस दिस लास्ट वीक? या वही ओके। लास्ट वीक से पहले किया था ना हमने, कि वो जो उन्होंने रिमार्क्स पास किए थे उसके बाद हाँ, तो हमने उसके डिस्कस नहीं किया है कि उसके क्या हुआ बाद है। फिर अब उन्होंने हरासमेंट कंप्लेन फाइल कर दी है। और कोर्ट्स में बहुत अफरा तफरी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन दैट फ्रंट। एक शाउट आउट मैं देना चाहूंगा, मुस्तफा कमाल साहब ने बहुत अमेजिंग हरकत की है, मुर्तजा वहाब ने भी की है, कि एचपीवी वैक्सीन जिसके खिलाफ बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, लोगों ने बहुत सारी बकवास की है, कुछ वॉश्ड अप एक्टर्स भी बकवास कर रहे हैं, और उस बकवास की वजह से एक लेडी हेल्थ वर्कर को अटैक भी किया गया है। बट टू शो द वर्ल्ड कि इट इज सेफ, इट इज नेसेसरी, सर्विकल कैंसर एक वाकई बहुत बड़ा इशू है, मुस्तफा कमाल स्टार्टेड द कैंपेन। सबके सामने, मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बेटी को वैक्सीन दिया। आई थिंक वेल डन मुस्तफा भाई। वेल डन। मैंने भी वो देखी क्लिप, तो यस कुडोज टू यू। एक और शाउट आउट, थोड़ा सा लेट है शहजाद, ये अगस्त 23 की खबर है, बट इसकी वीडियो मैंने नुक्ता पे इस हफ्ते देखी थी, तो देन आई सॉर्ट डिगिंग इनटू इट कि जो एशियन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप हुई बैंकॉक में 2025 की, उस पे फैज़ान गुल ने गोल्ड मेडल जीता 170 cm कैटेगरी में। बिलाल अहमद ने टॉप स्पॉट लिया 180 सेंटीमीटर की कैटेगरी में। इजाज़ खान ने मास्टर्स कैटेगरी में, और फरासत अली ने 75 किलो की कैटेगरी में। तो अगेन पाकिस्तानी एथलीट्स ने बड़ा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया। और उनमें से जो इजाज़ खान साहब हैं पेशावर से, 80 किलो की मास्टर्स कैटेगरी में, वो 51 ईयर्स ओल्ड हैं। तो अगर आप ज़रा गूगल करें उस इवेंट को और उनकी तस्वीर को, तो सल्यूट टू यू सर, और बाकी तीनों को भी, कि आपने परफॉर्म किया। और पाकिस्तान में इस तरह के स्पोर्ट्स के अंदर जीतना तो छोड़ें, compete करने के लिए भी लोग अपना जो है वो बहुत सरमाया खुद पर्सनली लगाते हैं, वक्त लगाते हैं, स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलती हैं एक्सेट्रा। तो एक ऐसे वक्त पे जहां ऑब्वियसली हमने पिछले हफ्ते क्रिकेट की भी, पाकिस्तान की बात की, दूसरे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहां एथलीट जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और जीत रहे हैं और compete कर रहे हैं, और अगेन देयर रोल मॉडल्स एंड शुड बी सेलिब्रेटेड। एक और दुख भरी खबर कि एक मदरसे के बच्चे को इतना मारा, टॉर्चर किया कि वो मर गया। एक और तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की हैं जिसपे कमर पे निशान थे। तो ये चीजें रोजमर्रा की हो रही होती हैं तो उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। बट वो स्कूल हो, या वो ट्यूशन हो, या वो घर पे हो, या वो मदरसे हो जहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए मारा जाता है, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम पाकिस्तान हैज अ सीरियस कॉन्वर्सेशन अबाउट कॉर्पोरल पनिशमेंट। आई नो शहजाद रॉय हैज रन कैंपेन्स अगेंस्ट इट। किस मुंह से आप एक फुली अडल्ट होकर एक 4 5 6 7 साल के बच्चे को इतना मार सकते हैं कि वो मर जाए? लाइक जस्ट इंसैनिटी। मर्डर का केस बनना चाहिए पूरा का पूरा। आप और उसको क्लियर मर्डर है, रेस्ट करो उसको जाकर। हाँ, उनको जाके अरेस्ट करें और जेल से बाहर नहीं आना चाहिए उन्हें। तो वो जब जब वैसे तो मैच कल है लेकिन एपिसोड कल ही जाएगी। तो कौन जीत रहा है आज? बेसिकली तो कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि अब वो जितना आप जो है वो पंप हो सकते थे इस मैच से पहले, बॉयज़, वो पंप अब उससे ज़्यादा हो नहीं सकता, वरना फट जाएंगे मेरे ख्याल में। बट अगेन इट्स मैन वर्सेस बॉयज़, तो आई आई थिंक इंडिया इज द फेवरेट टू विन। Pakistan can and ये will is likely to pull an आ, upset in my तो view. ये मैं आपको गंजा करके वहां से ऐसी बन जाता हूँ, तेरी ऐसी की तैसी अब जाएंगे हम। ऐसा कोई मैंने पाकिस्तान का मैच नहीं देखा, ना मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच देखा है जब मैच से पहले मुझे ना लगा हो कि हम जीतेंगे। तो बॉस हम जीतेंगे। आप जहाँ आप अच्छा। टेंशन
लगाओ, अच्छा, पैसे वैसे लगाओ। सलूट है हमारे बांग्लादेशी भाइयों को कि उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा चोक करने का उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया कि ऐसे हारा जाता है मैच। कोच हम है ना, क्योंकि कोई तुक मुशी नहीं भाई। थी। मुशी भाई बैठे हुए हैं ना, मुशी भाई ने उनके अंदर पाकिस्तानी मेंटालिटी दी बैटिंग में, मुशी एग्जैक्टली भाई। हमारे कोलैप्स से तो मुशी भाई हंस रहे थे, तो फिर उसके बाद खुद ही कोलैप्स कर गए वो। एग्जैक्टली तो और हमने पिछले संडे क्रिकेट पे बात की थी, तो यू हैड मेंशन सलमान बट, तो वो शायान ने सलमान बट का इंटरव्यू किया 2-3 दिन पहले। आई वॉच्ड इट, वेरी गुड इंटरव्यू। एंड या मैंने सलमान के एनालिसिस इतना ज़्यादा नहीं देखा था, बट ही was very good in that conversation and very thoughtful in his critique as well. So yeah, I mean, I what I took away from his conversation also, क्योंकि ये बात शायान ने भी सलमान से पूछी कि अच्छा अगर जीत गए एशिया कप तो फिर, तो सलमान ने कहा कि जीतने से जो कोर इश्यूज हैं आपके वो कहीं नहीं जाने, कोर इश्यूज आपके अभी भी मौजूद हैं और बड़े सीरियस कोर इश्यूज हैं, विच द वन थिंग दैट रेजोनेटेड विद मी। क्योंकि मैं जब सेंट पॉल्स में क्रिकेट खेला करता था तो ये टूर्स होते थे, स्कूल लेवल के टूर्नामेंट्स होते थे, 3 डे हाँ, मैचेस और 1 डे मैचेस मैंने खेले हैं। तो वो नहीं है अब बिल्कुल भी सलमान ने जो बताया, विच आई थिंक मेक सेंस नाउ कि आपका कोलैप्स क्यों हुआ है। क्योंकि अगेन स्कूल लेवल से ही ये क्रिकेट शुरू की जाती है, और अगर आप स्कूल लेवल पे बच्चों को 3 डे और 1 डे नहीं खिला रहे तो वो T20 से या T10 से कोई क्रिकेटर पैदा नहीं होना। या स्कूल क्रिकेट बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है। आप इंग्लैंड में देखें तो बैकबोन इंग्लैंड क्रिकेट का स्कूल क्रिकेट ही है, स्पेशली हिस्टोरिकली तो उनको अमीर जादों का स्पोर्ट कंसिडर किया जाता था, कुछ जो स्कूल के विक्टोरियन टाइप बच्चे होते हैं ये खेलते थे। माइकल वॉन टाइप सारे जो लोग हैं वो उसी सिस्टम से आए हैं। बस उधर जाते जाते मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया है, रोनाल्डो की एक सेलिब्रेशन थी, वो कुछ और थी, वो उस दिन जहाज गिरते हुए, वो मोहसिन नकवी ने वीडियो लगा दी। यार आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आप ACC के एसीसी के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट हैं, पीछे जय PCB शाह भी चेयरमैन कर रहा हैं। होगा, जय शाह इन प्राइवेट गाड़ियां भी दे रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, बट कम से कम पब्लिक फेसिंग तो ये आपको शोभा नहीं देता। दूसरी तरफ हारिस रऊफ की, अब आई डोंट नो सच है या नहीं, बट कॉन्वर्जेशन लीक हुई है कि मैच रेफरी ने बोला कि इंडिया ने शिकायत की है। उसने बोला किस बात पे, उसने बोला सिक्स किस नील पे, बात? उसने बोला सिक्स नील का क्या फिर ताल्लुक है इंडिया से, पहले ये तो बताएं। हाँ तो वो, हाँ। अब आई डोंट नो ये सच है या नहीं, बट ये बहुत वायरल चल रही है कि कॉन्वर्सेशन मैच रेफरी के और साथ हुई यार थी। दूसरा, मोहसिन नकवी या बाकी उस लेवल पर भी, कि एक तो आपको ये ज़रूरत नहीं है करने की, दूसरा ये कि आपकी टीम हार रही है बार बार, तो आप ज़रा परफॉर्मेंस पे फोकस करें। लेट द बैट एंड द बॉल स्पीक एंड योर बॉयज ऑन द फील्ड स्पीक थ्रू देयर परफॉर्मेंस। बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जब वो स्पीक करेंगे अपनी परफॉर्मेंस से तो सब सेट हो जाएगा। ये बाकी चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों पे फोकस करने की। बस जस्ट जाते जाते वन थिंग टू कीप एन आई ऑन इज कि फवाद चौधरी इज वन ऑफ दोज पीपल जो शेख रशीद वाले रोल के लिए ऑडिशन करते रहते हैं। तो वो जब भी ट्वीट करें तो आप समझ जाइएगा कि आवाज है फवाद चौधरी की और लफ्ज हैं किसी और के। तो पहले उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ काफी कुछ बोला, हाफिज नईम ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इंटरेस्टिंग कि आउट ऑफ नोवेयर बेनजीर उनका सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ एक पूरी कैंपेन चल गई। फिर अब फवाद चौधरी ने इस तरह की बात की है कि एक लेम डाक सिटिंग प्रेसिडेंट है, आसिफ अली जरदारी कुछ काम वाम तो करते नहीं है, बीबी कम्प्लीटली साइडलाइन हो गई है। तो अगर तो ये इस्टेब्लिशमेंट बुलवा रही है सब, अगर तो जस्ट कीप एन आई ऑन व्हाट्स हैपनिंग। या BISP का वो पंजाब वर्सेस सिंध प्रॉब्लम भी वापस शुरू हो गया है ऑन कैश ट्रांसफर्स फॉर फ्लड्स। एंड अगेन सदर साहब जो हैं उनका काम ही यह है कि वो कुछ काम ना करें। जो सदर काम किया करते थे पाकिस्तान की तारीख में, उन्होंने पाकिस्तान को ही तबाह बर्बाद करने में बड़ा किरदार अदा किया। तो अच्छी बात है कि सदर साहब कोई काम नहीं करते। ऐसे ही सदर हमें चाहिए, ममनून हुसैन और जरदारी जैसे ही सदूर चाहिए पाकिस्तान को। दैट्स माई व्यू। चलें उधर, for people Netflix recommendation I saw the Bads of Bollywood. It was great. I don't know if you got a chance to watch it, but आई हैव नॉट, लेकिन मैंने it's वो fun. देखना शुरू किया है, हाउस ऑफ गिनेस, वो बड़ा अच्छा है। I've heard that's also very good. या विल सी यू नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज। See you next week, everybody. Take care. Bye bye.